आज इस वीडियो में हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता 1856 की हम बात करें तो 1856 में जो कराची रेलवे लाइन है, कराची रेलवे लाइन पर पटरियां बिछाने का कार्य उस समय हो रहा था। और उस समय जब कमी आ गई, पत्थरों की कमी आ गई, तो पास का एक टिल्ला था और उस टिल्ले से ईंटें निकाल कर वो बिछाने लगे। और कालांतर में यही क्या बनी फिर सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता की हम चलेंगे इसके अंदर। यानी जो बर्टन बंधु हैं, बर्टन बंधुओं ने 1856 में जब ये इस प्रकार से ईंटें मिली तो इसकी सूचना उन्होंने किसको दी? भारत सरकार को दी। बर्टन बंधुओं ने इसकी सूचना भारत सरकार को, उस समय की भारत सरकार को दी। और 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में। और किसके निर्देशन में? कनिंघम के निर्देशन में। कनिंघम के निर्देशन में किसकी स्थापना होती है? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। और इसी पुरातत्व विभाग का 1904 में निदेशक बनता है। इस पुरातत्व विभाग का कौन है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसका निर्देशक बनता है। और दयाराम साहनी यानी 1921 में दयाराम साहनी है, हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा का उत्खनन करते हैं। हड़प्पा का उत्खनन कौन करते हैं? दयाराम साहनी करते हैं। 1900 अगर हम 22 की बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी वो किसका पता लगाते हैं? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का पता कौन लगाते हैं? राखलदास बनर्जी। अब हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। ये तो इनका संक्षिप्त घटनाक्रम है, किस प्रकार से कैसे हुए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता यानी सबसे पहले इसे क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे पहले खोज किसकी की गई थी? हड़प्पा की। तो हड़प्पा की खोज करने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। फिर इसका नाम क्या कर दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि जो प्रारंभिक स्थल जो भी खोजे गए वो सभी स्थल किसके आसपास थे? सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। और फिर इसका नाम क्या कर दिया गया? सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार और आगे हो गया। फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के यानी जो लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र है उसमें जब इसका विस्तार हो गया, यानी कौन सी नदी? लुप्त जो सरस्वती नदी है उसका जो यह क्षेत्र था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इसमें जो विस्तार हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। अब हम इसके विस्तार की बात करते हैं कि सिंधु जो सरस्वती सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो अब तक इसके जो स्थल खोजे गए हैं उसमें से भारत के अंदर हैं कुल 917 स्थल भारत के अंदर हैं। और पाकिस्तान में हैं इसमें से 481 स्थल पाकिस्तान में हैं। और अफगानिस्तान में कितने हैं? 2 स्थल हैं। 2 स्थल अफगानिस्तान में कौन कौन से हैं? सोर्तगोई और मुंडीकाक। सोर्तगोई और मुंडीगाक, ये 2 स्थल हैं। वो कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान में। अब इसका क्षेत्रफल की हम बात करें कि पूरा जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूरा कितना है इसका? 13 लाख है लगभग। ये 12 लाख, कहीं कहीं 12,99,000 है और कहीं 13 लाख वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता का। और पश्चिम से पूर्व तक, यानी इधर से ये पश्चिम है, पश्चिम से अगर हम पूर्व की बात करें तो ये जो क्षेत्रफल है इसका कितना है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण इसका जो क्षेत्रफल है, जो कितना है, उसकी दूरी 1400 किलोमीटर। यानी पश्चिम से
पूर्व की हम बात करें तो कितना है 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना है 1400 किलोमीटर। और इसके अगर हम सबसे पश्चिमी पुरास्थल की बात करें तो सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। और सबसे जो पूर्वी पुरास्थल कौन सा है, आलमगीर, जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और सबसे जो उत्तरी है वो कौन सा है, मांडा। और सबसे दक्षिणी कौन सा है, देमाबाद, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। देखो ये इस प्रकार से है सुतकांगेडोर, इधर मैं लिख देता हूँ सुतकांगेडोर। और इधर ये कौन सा होगा, आलमगीर। और सबसे उत्तर में कौन सा है, मांडा, जम्मू कश्मीर में। और जो सबसे नीचे की तरफ है कौन सा है, देमाबाद, कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इसके जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। देखो जो पाकिस्तान का एक स्टेट है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में है इसके अंदर सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर है, सुतकाखो है और बालाकोट। ये सभी कहाँ हैं, बलूचिस्तान के अंदर। और जो सिंध प्रांत है, सिंध जो प्रांत है, सिंध प्रांत में कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, जुदीर जोदड़ो और कोटदजी। ये सभी कौन से प्रांत में हैं, सिंध प्रांत के अंदर हैं। और अगर हम पाकिस्तान के पंजाब की बात करें, कि पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं अभी, सभी पंजाब ये है वो कौन सा है, पाकिस्तान का है। यहाँ पर हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर, ये सभी किस में हैं, पाकिस्तान के पंजाब में है। मुख्य मुख्य को हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब किसने की थी। जैसे सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर की आर एल स्टाइन ने की थी, आर एल स्टाइन। और इसने कब की थी, 1922 में। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की हमने पहले देख ली है, राखलदास बनर्जी हैं, यानी आर डी बनर्जी। इसने कब की थी, इसकी 1922 के अंदर। अगर हम चौदड़ो की बात करें तो चौदड़ो का उत्खनन का पता किसने लगाया था, एम जी मजूमदार ने। और कब है, 1931 के अंदर। और अगर हम बात करें जो कोटदजी की, तो कोटदजी की किसने की थी, ध्रुव ने। कब, 1935 में। अगर हम बात करें मुख्य हड़प्पा की, करनी है इसकी हम बाद में भी चर्चा करेंगे। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान का जो मांट मोगरी ज़िला है, मांट मोगरी ज़िले में है ये। और कहाँ है ये, रावी नदी के किनारे पर है। कब खोज की, 1921 में। किसने की, दयाराम साहनी ने। आगे हम बात करते हैं कि जो भारत में जो पंजाब है, ये पंजाब पाकिस्तान में, और जो पंजाब भारत में है उसमें कौन से स्थान है। जैसे रोपड़ है और संघौल। रोपड़ है, उसकी उत्खनन का पता किसने लगाया, वाई डी यानी यज्ञदत्त शर्मा ने। कब लगाया, 1953 के अंदर। हरियाणा की हम बात करें, भारत के अंदर जो हरियाणा है, हरियाणा में है बनावली, राखीगढ़ी और मिताथल, राखीगढ़ी और मिताथल। और इसमें जो बनावली है, इसकी खोज किसने की थी, आर एस बिष्ट ने। कब की थी, 1973 में। कहाँ है ये, हिसार के अंदर। अगर हम राखीगढ़ी की बात करें तो किसने खोज की थी, रफीक मुगल ने। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कौन से हैं, कालीबंगा और पीलीबंगा। कालीबंगा 1953, किसने, अमलानंद घोष। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर है, उल्लास। और आलमगीरपुर की किसने की, वाई डी शर्मा।
और इसने YD शर्मा यज्ञदत्त शर्मा ने कब की? 1958 में। और आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ के अंदर है, मेरठ के पास। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के अंदर रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास, पठान, खंबात की खाड़ी। रंगपुर है, इसकी किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स ने। कब? 1953 में। और कहाँ है ये? काठियावाड़, अहमदाबाद के पास। काठियावाड़, अहमदाबाद के पास क्या है? रंगपुर। और अगर हम धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा कहाँ है? कच्छ के रण में है ये। और कच्छ के रण के अलावा इसकी खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने। और कब की? 1990-91 में। और एक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी जगह है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल देमाबाद। मुख्य मुख्य पुरास्थलों की हम फिर से चर्चा करते हैं। जैसे हड़प्पा है। हड़प्पा की हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये पाकिस्तान के मांटमोगरी ज़िले में रावी नदी के किनारे है। और 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी उत्खनन की शुरुआत की थी। अगर हम इससे पहले की बात करें तो 1826 में इसका पता किसने लगाया था? चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी। सर्वप्रथम हड़प्पा की जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दी थी। हड़प्पा के अंदर अगर हम बात करें तो 2 टिल्ले हैं इसके अंदर, टिल्ले। और जो पूर्वी टिल्ला है, पूर्वी टिल्ला को क्या कहा जाता है? नगर टिल्ला। और जो पश्चिमी टिल्ला है, पश्चिमी टिल्ले को क्या कहा जाता है? दुर्ग टिल्ला। यहाँ अगर हम बात करें क्या क्या इसके अलावा जो मिला है, तो यहाँ से देखो शंख का बना बैल मिला है। शंख का बैल यहाँ से मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है इसके अंदर। हड़प्पा सभ्यता के अंदर पित्तल का इक्का, पित्तल का इक्का। और यहाँ जो आवास था, मुख्य आवास के दक्षिण में जो समाधियाँ थी, और वो समाधि कैसी हैं? R37। और सर्वाधिक जो अभिलेख युक्त मोहरें हैं, अभिलेख युक्त मोहरें वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। ये हड़प्पा। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। जैसा हम इसके उत्खनन के बारे में पहले बता चुके हैं, राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसका पता लगाया था। और इसका जो पश्चिमी टीला है, ये जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? स्तूप टीला कहा जाता है। और यहाँ से क्या मिला है? महाविद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन, कांस्य की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति, नृत्य रत्न नारी की मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो की हम चर्चा कर रहे हैं अभी। और एक पुजारी या योगी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति। इसके अलावा मुद्रा पर पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपति नाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और ये एकमात्र ऐसा सैंधव स्थल है, सैंधव स्थल की हम बात करें, जिसका 7 बार उत्थान हुआ और 7 बार ही क्या हुआ? पतन हुआ। किसका? मोहनजोदड़ो का। और इसकी जो कांस्य की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति है, ये मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है। यानी सबसे प्रसिद्ध जो कलाकृति है मोहनजोदड़ो की, वो कौन सी है? नृत्य रत्न नारी की मूर्ति। यानी नृत्य रत्न कांस्य की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति। अगली हम बात करते हैं चौदड़ों की।
चहुंदड़ो जो है उसकी 1931 में एम जे मजुमदार ने इसका उत्खनन का पता लगाया था, और ये प्राक हड़प्पाकालीन है, प्राक हड़प्पाकालीन है। और इस कारण इसे झुककर झाकर झुककर झाकर संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। और ये ऐसा पूरा स्थल है जहाँ से किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला, किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। कहाँ से? चहुंदड़ो से। और जो यहाँ से अन्य जो उत्खनन में मिले हैं वो हैं जैसे अलंकृत हाथी, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री कहाँ से मिली है? चहुंदड़ो से, यानी लिपस्टिक वगैरह। और इसके अलावा ये मनके हैं, सीप, अस्थि, मुद्रा, इनका बनाने का केंद्र था। इनको बनाने का केंद्र कौन सा था? चहुंदड़ो। अगले हम जो भारत की के अंदर है लोथल, उसकी बात करते हैं। लोथल है इसका 1957 ईस्वी में किसने? डॉक्टर SR राव ने पता लगाया। और कहाँ पर है ये? जो भोगवा नदी है अहमदाबाद में, वहाँ पर है भोगवा नदी, अहमदाबाद। और लोथल में जो गढ़ी है और नगर हैं, यानी ये जो गढ़ी और नगर हैं, ये दोनों क्या है यहाँ पर? एक ही, यानी दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हैं, यानी दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। ये दोनों क्या हैं? गढ़ी भी और नगर भी रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। गढ़ी और नगर जो टिल्ले हैं वो रक्षा प्राचीर से घिरे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखो क्या मिले हैं? फारस की सील, यानी व्यापार की ओर संकेत देती है कि समुद्रिक व्यापार था यहाँ से। पक्के रंगों में रंगे पात्र में रंगे पात्र, यानी ये किसका संकेत देती हैं? सामुद्रिक व्यापार का, कि यहाँ से सामुद्रिक व्यापार का केंद्र था ये। और यहाँ की जो लोथल है इसकी मुख्य उपलब्धि क्या थी? यही थी कि यहाँ पर क्या था जी? गोदी, यानी डॉक यार्ड था यहाँ पर। डॉक यार्ड यानी सामुद्रिक व्यापार के लिए गोदी होना यहाँ की मुख्य उपलब्धि थी। और इसके जो मुख्य और जो अवशेष हैं वो कौन से हैं? जैसे बंदरगाह तो ये है ही, और धान और बाजरा, इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अगर हम धान यानी चावल की हम बात करें तो इसका प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है। सिंधु सभ्यता के प्रथम साक्ष्य चावल का कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और फारस की सील है, और यहाँ से इसके अलावा घोड़े की लघु मरण मूर्ति भी मिली है। घोड़े की मरण मूर्ति कहाँ से? लोथल से मिली है। और इसके अलावा 3 युगल समाधि भी मिली हैं। 3 युगल समाधि कहाँ से मिली हैं? लोथल से मिली हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा, कालीबंगा है वो भी कौन सा स्थल है? प्राक हड़प्पा स्थल है। प्राक हड़प्पा स्थल है। और 1953 ईस्वी में किसने खोज की? अमलानंद घोष ने इसका पता लगाया था। और मुख्य जो इसका अवशेष है वो क्या है? जूते खेत का साक्ष्य। जूते खेत का साक्ष्य कहाँ है? कहाँ से? कालीबंगा से। और इसके अंदर जो पश्चिमी जो टिला है, जो पश्चिमी जो दुर्ग टिला है, वो उसके 2 खंड हैं इसके अंदर। एक है वो जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के लिए, यानी जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए। तो पश्चिमी टिले की हम बात करें, जो पश्चिमी टिला है। और दूसरा है वो ऊंचे ऊंचे चबूतरे हैं यहाँ पर, ऊंचे ऊंचे चबूतरे। और ये किसके लिए थे? अग्निवेदिका या हवन कुंड के लिए ऊंचे ऊंचे चबूतरे। यानी इसके ऊपर मतलब क्या है कि ये यहाँ पर अग्निवेदिकाओं का अस्तित्व था। और कालीबंगा के घर हैं
यानी कालीबंगा के जो घर हैं वो किससे बने होते थे? कच्ची ईंटों से। जबकि ऊपर की तरफ जो भी थे जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह है, उनके घर कौन सी ईंटों से होते थे? पक्की ईंटों से। और यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है, जल निकास प्रणाली, ये भी नहीं थी। यानी घरेलू की हम बात करें, घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली यहाँ पर नहीं थी। जल निकास प्रणाली कहाँ नहीं थी? कालीबंगा के अंदर। और कालीबंगा से अंत्येष्टि की हमें जो अंत्येष्टि संस्कार हैं, अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां यहाँ से मिली हैं। एक है पूर्ण समाधिकरण, और दूसरा इसके अंदर आंशिक समाधिकरण, और तीसरा दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या है कि संपूर्ण शव को भूमि में दफन कर दिया जाता था। और आंशिक का मतलब क्या है? पशु पक्षियों के खाने के बाद में जो शेष रह जाता था उसे दफन किया जाता था। और दाह संस्कार जलाने। यानी अब इसके अलावा कालीबंगा से हमें और क्या मिली हैं? जैसे बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से मिली हैं। इसके अलावा जूते खेत के साक्ष्य हमने देख लिए, जूते खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हवन कुंड, अगली चीज़ हवन कुंड, ये अग्निकुंड, ये हमें साक्ष्य मिले हैं। और युगल, और कौन सी? युगल और प्रतीकात्मक समाधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? कालीबंगा में। अब बात करते हैं बनावली की। इसकी उत्खनन कार्य किया था R.S. बिष्ट ने। इसकी शुरुआत की थी, कब की थी? 1973 ईस्वी के अंदर। और कालीबंगा की तरह है ये भी, यहाँ भी कौन सी? प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ भी जल निकास प्रणाली का अभाव था। जल निकास प्रणाली का अभाव कहाँ पर था? बनावली में भी था। और हमें कौन क्या मिला है यहाँ पर? मिट्टी के बर्तन, सेलखड़ी की मोहरें, और हल की आकृति। जुते हुए खेत के साक्ष्य नहीं है, हल की आकृति है। और वो भी किस रूप में? खिलौने के रूप में। खिलौने के रूप में हल की आकृति कहाँ से मिली है? बनावली से मिली है। इसके अलावा मनके हैं, मरण मात्र देवी की लघु मरण मूर्तियाँ, तांबे के बाणाग्र, ये सभी कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। अब हम बात करते हैं सुरकोटदा की। सुरकोटदा, और सुरकोटदा है वो कहाँ है? कच्छ में, कच्छ के रण में है ये। और 1964 में किसने? जगपति जोशी ने इसका पता लगाया था। जगपति जोशी ने। और ये सैंधव स्थल है वो किसको दिखाता है? सैंधव संस्कृति के पतन काल को दिखाता है। सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगोचर करता है। कौन? सुरकोटदा। और लोथल, और अगर हम सुरकोटदा की बात करें, लोथल, और दूसरा कौन सा है? सुरकोटदा। तो ये दोनों दुर्ग व नगर दोनों एक ही, यानी इसके जो दुर्ग हैं और नगर जो टिल्ले थे वो दोनों क्या हैं? एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। और यहाँ पर अभी हमने बात कर ली कि प्राचीर युक्त बस्ती है ये। प्राचीर युक्त बस्ती है। घोड़े की अस्थियां मिली हैं यहाँ से। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं जो और कहीं से नहीं मिली हैं, अन्य कहीं नहीं मिली हैं। और यहाँ एक विशेष कब्रगाह भी देखी गई है। बात करते हैं हम रंगपुर की। रंगपुर कहाँ है? अहमदाबाद। और उत्खनन का पता सबसे पहले उत्खनन किसने शुरू करवाया? 1931।
और किसने? माधव स्वरूप वत्स ने। और 1953 से शुरू किया किसने? SR राव ने। और यहाँ से सैंधव संस्कृति के जो सैंधव संस्कृति है उसके उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन किससे? रंगपुर से। और यहाँ की अगर हम बात करें तो न तो यहाँ से कोई मुद्रा मिली है और न ही कोई मातर देवी की मूर्ति मिली है। कहाँ से? रंगपुर से। बात करते हैं अब कोटद जी की। 1935 में इसकी खोज की थी किसने? धुर्वे ने। लेकिन जब ये पाकिस्तान में चला गया तो 1955 से किसने? फजल अहमद खान ने। और यहाँ पर कौन सी संस्कृति दृष्टिगोचर होती है? प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा संस्कृति दृष्टिगोचर होती है। कहाँ पर? जहाँ पत्थरों का इस्तेमाल है, यानी इस संस्कृति में पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा है। पत्थरों का इस्तेमाल कौन सी संस्कृति में सबसे ज़्यादा है? तो वो कौन सी है? कोटद जी। यानी पत्थर के बाणागर यहाँ से मिले हैं। पत्थर के बाणागर कहाँ से? कोटद जी से। कांस्य की चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ से। और धातु के उपकरण और हथियार भी मिले हैं। धातु के उपकरण और हथियार कहाँ से? कोटद जी से। बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा है वो वर्तमान में सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा नगर है। वर्तमान में जो ये सिंधु सभ्यता है इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है? धोलावीरा है। यानी चौथा विशालतम हम नगर कह सकते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और गनेड़ीवाल, इनके बाद में सबसे बड़ा और वर्तमान में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? धोलावीरा है। और इसका उत्खनन का पता लगाया था या उत्खनन शुरू किया था 1990-91 के अंदर किसने? RS विष्णु। और कहाँ है ये? कच्छ में। हड़प्पाकालीन अगर अन्य नगर दो भागों में विभाजित हैं। हड़प्पाकालीन अन्य नगर हैं, एक दुर्ग और दूसरा नगर, यानी इन दो टिलों के अंदर विभाजित हैं। लेकिन ये कितने में विभाजित है? 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। यानी 2 भाग हैं इसके। इसमें से जो 2 भाग हैं उनके तो दुर्गबंदी है। दुर्गबंदी से वो सुरक्षित हैं एकदम पूरी तरीके से। और जो धोलावीरा का जो मुख्य मध्य है, यानी धोलावीरा का जो मध्य क्षेत्र है वो प्राचीर युक्त है। मध्य क्षेत्र है वो प्राचीर युक्त है। और इसे क्या कहा गया है? मध्यमा कहा गया है। और यहाँ इस मध्यमा में कौन रहते थे? शासक और प्रशासक वर्ग। शासक और प्रशासक वर्ग कहाँ रहते थे? इस मध्यमा में रहते थे। और ये सिर्फ कहाँ है? ये सिर्फ धोलावीरा में ही देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं रोपड़ की। जो रोपड़ है वो कहाँ पर है? पंजाब में। और पंजाब में कहाँ पर? सतलज नदी के तट पर है। किसने खोज की? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब? 1955-56 के अंतर्गत। और यहाँ जो मुख्य विशेषता है कि जो मानवीय समाधान था, यानी जो मानवीय यानी जो समाधान की प्रक्रिया थी या कब्रगाह थी, उसके साथ में कुत्ते का भी समाधान होता था। और इस प्रकार का हम पहले भी पाषाण काल में देख चुके हैं। नवपाषाण काल में कहाँ था ये? बुर्ज होम में भी इस प्रकार को देखने को मिला था। अगली हम बात करते हैं आलमगीरपुर की। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास आलमगीरपुर। और यमुना की एक सहायक नदी है, यमुना की कौन सी? हिंडन के दाएं तट पर है। हिंडन जो नदी है उसके दाएं तट पर है। और इसकी खोज में जो भारत सेवक समाज है, भारत सेवक समाज, इसका भी बड़ा योगदान है आलमगीरपुर की उत्खनन के अंदर। आगे हम बात करते हैं मांडा की। मांडा है वो कहाँ है? कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जो पीर पंजाल पर्वतमाला है यहाँ पर, उसकी तराई में, पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में चिनाब जो नदी है, चिनाब नदी के दाएं तट पर है।
और यहाँ से विशेष प्रकार के क्या मिले हैं, मर्दभांड मिले हैं और टेराकोटा के मिले हैं। चर्चा करते हैं हम सरस्वती नदी की। सरस्वती नदी है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में, यानी जो सिंधु है और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनके पास लगभग कितनी बस्तियां थी, 40 बस्तियां थी। और वर्तमान में जो लुप्त सरस्वती नदी क्षेत्र है, इस समय नहीं है, उसमें लगभग 2/3 यानी इनकी जो लगभग 2/3 बस्तियां कहाँ थी, सरस्वती नदी क्षेत्र में थी। और सरस्वती नदी क्षेत्र के प्रवाह से बाहर, यानी जो इसके प्रवाह से बाहर कितनी बस्तियां थी, 250 बस्तियां इससे बाहर थी। और सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र, यानी जो सरस्वती है और सरस्वती और उसकी सहायक कहाँ था, सिंधु और गंगा के बीच, सिंधु व गंगा के बीच में सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र था। अगर हमें वैदिक काल की चर्चा करें तो सरस्वती नदी है वो इस समय लोगों के जीवन का आधार थी, जीवन का आधार थी। वो कौन सी नदी थी, सरस्वती नदी थी। और अगर हम इसके सरस्वती नदी के निकास की बात करें कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय में, उन शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हुई माना जो पर्वत है, पर्वत से और कहाँ पहुँचती है, आदि बद्री से कहाँ पहुँच जाती है, समतल मैदान पर पहुँच जाती है। यानी हिमालय में शिवालिक पहाड़ियों के बाद में मानक पर्वत से आदि बद्री के पास में समतल पर पहुँच जाती है। और उसके बाद में कहाँ कहाँ बहती है ये, कुरुक्षेत्र, सिरसा, झांसी, अग्राहेहा, हनुमानगढ़ और कालीबंगा में होती हुई और कहाँ पहुँचती है ये, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक ये पहुँच जाती है। और इसकी जो एक शाखा है सरस्वती नदी की, अगर हम बात करें एक शाखा और ये दूसरी शाखा, और एक शाखा है वो तो प्रभास जो पटन है, प्रभास पटन में जाकर कहाँ मिली जाती है, सिंधु सागर में, सिंधु सागर में मिल जाती है। और जो दूसरी शाखा है वो सिंधु में प्रविष्ट होकर और कहाँ चली जाती है, कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। और सरस्वती नदी की हम बात करें तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है वो 3 से 12 किलोमीटर तक है। और लुप्त होने के अगर हम कारण की बात करें कि वर्तमान में ये लुप्त हो गई है, तो लुप्त होने के कारण क्या है इसकी, तो लुप्त होने के कारण है इसके भूगर्भीय परिवर्तन के कारण ये हो गई लुप्त। और दूसरी बात क्या हुई, मूल जल स्रोतों से इसे पानी नहीं मिला, जो मूल जल स्रोत हैं से पानी नहीं मिलना भी इसके विलुप्त होने का कारण रहा। सरस्वती सभ्यता की शेष उपलब्धियों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।